हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में बीच बीच में आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। तो इसी क्रम में एक टॉपिक मुझे लगा कि आपको इससे थोड़ा सा रूबरू कराऊं, परिचित कराऊं और आप लॉकडाउन को सदुपयोग कर पाएँ। अगर बात करें नेट परीक्षा में, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछे या न पूछे। ये सारी बातें जो है बात की बातें हैं। अभी हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे। और ये जो टॉपिक है, अच्छा एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो मॉडल हम लोग देखेंगे अभी, निर्धनता का दुष्चक्र, तो इससे जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही सिंपल तरीके का पूछता है, लेकिन इस टॉपिक की बातें बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, रोचक बातें हैं इस टॉपिक की। अगर आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे हमारी इकॉनमी जो है चलती है। तो वास्तव में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना जो है इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि उससे प्रश्न आपके परीक्षा में आए या ना आए, बल्कि इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ें तो वहाँ से आपकी समझ विकसित होगी। ऐसा ही ये टॉपिक है। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, निर्धनता का दुष्चक्र या निर्धनता का कुचक्र। किसने इसको दिया? ये बिल्कुल सभी लोग आप जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सी बात है। तो हम लोग सीधे चलते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं। ये जो दुष्चक्र होता है, एक तरीके का ये चक्र होता है, जैसे एक क्रम कह सकते हैं आप। जैसे कि हम लोगों के लाइफ का क्रम चलता है कि सुबह सो के उठे, कुछ अपने काम किए, पढ़ाई लिखाई किए, जो भी है किए पूरे दिन, उसके बाद शाम को सो गए। अगले दिन फिर से यहीं से सुबह होती है, फिर से सारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो रेगनर नर्क्स, इन्होंने इकॉनमी के बारे में भी अपना विचार दिया और बताया, समझाया कि कैसे अर्थव्यवस्था में कुछ बातें जो है एक क्रम रूप में चलती रहती हैं। और मेनली इनका जो अपना पूरा का पूरा इन्होंने रिसर्च दिया, ये रिलेटेड था गरीब देशों से या गरीबी से। ठीक, इनका जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वो गरीबी से है। यानी इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कारक, जैसे कि इन्होंने सीधे बोला कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इन्होंने बोला था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसको मैं लिख देता हूँ। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसके माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या किया था। तो आगे इन्होंने बताया कि कैसे ये जो है शक्ति कार्य करती है कि कोई भी देश गरीब है तो कैसे वो गरीब बना रहता है। सबसे पहले इन्होंने पूर्ति पक्ष को लेके, जैसे कि पूर्ति पक्ष को अगर हम लोग लेके बात को शुरू करें, तो पूर्ति पक्ष में नर्क्स ने बताया कि पूर्ति पक्ष जो है ये निर्धनता के दुष्चक्र से उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यहाँ पे है बचत की अपर्याप्तता। और दूसरी तरफ मांग पक्ष के लिए इन्होंने बताया कि यहाँ पे निर्धनता का जो दुष्चक्र उत्पन्न होता है, यहाँ पे क्या है दिक्कत? यहाँ पे है मांग की कमी या बाजार का सीमित आकार। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि दो प्रकार की दिक्कतें आती हैं। एक आती है बचत की अपर्याप्तता, यानी जो है बचत हमारी इकॉनमी में कम रहती है। दूसरी दिक्कत आती है मांग जो है कम रहती है या बाजार का आकार सीमित रहता है। आगे चलिए, अब हम लोग इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा, रुचिकर टॉपिक है ये। और पहले ही मैंने बताया कि जो निर्धनता का सिद्धांत इन्होंने दिया, निर्धनता का कुचक्र या दुष्चक्र सिद्धांत, तो इसका मतलब ये होता है कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक, और ये जो कुचक्र है, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं
कि निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी वृत्ताकार प्रक्रिया है जिसका कि प्रारंभ भी निर्धनता से यानी पावर्टी से होता है और ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा और फिर से ये पावर्टी यानी निर्धनता पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि निर्धनता का दुष्चक्र से अभिप्राय उस चक्रीय या वृत्ताकार संबंध से है जिसका कारण और परिणाम की अलग अलग व्याख्या करना संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ने बोला था यहाँ पे प्रोफेसर नर्क्स ने कि निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस प्रकार से घूमना है कि वे परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में ही रखे रहती हैं। ये प्रोफेसर नर्क्स ने बताया था कि एक सर्किल है, चलता रहता है, लेकिन अगर कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था, इवन कोई व्यक्ति गरीब है तो वो गरीब ही बना रहता है। इसको इन्होंने एक सामान्य सर्कल से अगर देखें तो इसको बताया कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, देखिए, तो जब वो निर्धन रहेगा तो उसके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री का अभाव रहेगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अर्थव्यवस्था गरीबी की स्थिति में है, कोई देश निर्धनता की स्थिति में है, तो वहाँ पे क्या आप देखेंगे कि पर्याप्त खाद्य सामग्री का अभाव रहेगा। अच्छा, अब हम लोग इसको व्यक्ति से रिलेट करके देखते हैं। तो कोई व्यक्ति है, वो गरीब है, उसके पास जब पर्याप्त खाद्य सामग्री का अभाव रहेगा तो ऐसे में वो निर्बल होगा, कमज़ोर होगा, खान पान उसका व्यवस्थित नहीं रहेगा, कुपोषित टाइप का होगा। हालांकि कुपोषित तो बच्चों के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग आदमी की बात करें, इंसान की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो अगर उसका खान पान व्यवस्थित नहीं है तो निर्बल रहेगा, कमज़ोर रहेगा। अब जब कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो जब वो कार्य नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है उसकी कार्य क्षमता में कमी होगी। अब उसकी कार्य क्षमता जब कम है, जब वो काम नहीं कर पाएगा तो कमाएगा कैसे? आज कमाएगा नहीं तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर से वो गरीब ही बना रहेगा। तो आपने देखा कि एक निर्धन व्यक्ति कैसे निर्धन बना रहता है। ठीक है। इस पूरे सिद्धांत को प्रोफेसर नर्क्स ने दो पक्षों में विभाजित करके अलग अलग तरीके से व्याख्या किया है। चलिए उसको हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि उस व्याख्या से पहले देख लीजिए कि इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इनके पूरे के पूरे थ्योरी की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही है। यानी गरीबी जो होती है उसका कारण परिणाम सब कुछ गरीबी ही है। गरीबी के उत्पन्न होने में किसी और कारण का, किसी और कारक का योगदान नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा था प्रोफेसर नर्क्स ने। दूसरी विशेषता बताया कि निर्धनता अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चक्रीय या वृत्ताकार ढंग से क्रिया व प्रतिक्रिया करते हुए बढ़ती रहती है। यानी एक सर्किल जो है यहाँ पे चलता रहता है। अगर गरीब व्यक्ति कोई यहाँ पे पावर्टी नाम से बैठा हुआ है तो एक सर्कल चलेगा और फिर से वही जो है गरीबी की स्थिति में वो व्यक्ति आ जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका प्रभाव संचयी होता है। अच्छा, संचयी प्रभाव का तात्पर्य होगा कि यदि एक स्तर पे पाई जाने वाली निर्धनता अगले स्तर पे बनी रहे तो अगले स्तर तक पहुँचते पहुँचते उसके प्रभाव और भी घातक होने लगते हैं। ठीक है। जैसे कि आज के डेट में आपके पास खाने की कमी है, आप गरीब हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास खाने की कमी है, आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा, आगे चल के आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी लगातार स्थिति आपकी खराब होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलेगी और व्यक्ति या अर्थव्यवस्था को सदैव नीचे की तरफ ढकेलेगी, यानी दिन पर दिन उनकी स्थिति को खराब करती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धनता के दुष्चक्र का प्रारंभ एक ऋणात्मक घटक की उपस्थिति से होता है और अगले ऋणात्मक घटक का कारण व परिणाम दोनों होता है। वास्तव में निर्धनता अपने आप में ही एक ऋणात्मक घटक है, ऋणात्मक कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
तो इसी प्रकार से लगातार जो है ये स्थिति को खराब करता जाता है। अब इनके सिद्धांत की मेन थ्योरी पे हम लोग पहुँचे हैं। अब हम लोग मेन थ्योरी को पढ़ेंगे और मेन थ्योरी में पहला पक्ष हम लोग देखेंगे। पहला पक्ष जो कहता है, वास्तव में तो अपने सिद्धांत के इन्होंने दो पक्ष दिए थे, निर्धनता के सिद्धांत के दो पक्ष हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पक्ष है पूर्ति पक्ष या कम बचत वाला दुष्चक्र, दूसरा पक्ष माघ पक्ष वाला रहेगा। पहला पक्ष पूर्ति पक्ष वाला है। आपके सामने एक सर्किल दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको जूम करता हूँ, फिर और बेहतर आप देख पाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये हुई निर्धनता। अब किसी व्यक्ति के पास या किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश में अगर निर्धनता की स्थिति है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा उत्पादकता में कमी आएगी। उत्पादकता में जब कमी आएगी तो फिर से उसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? फिर से उसका परिणाम देखने को मिलेगा कि व्यक्ति, देश या अर्थव्यवस्था की आय में कमी होगी, यानी कि उसकी आय जो है वो कम होगी। अब जब आय कम हो जाएगी, आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपकी आय में कमी हो रही है तो क्या होगा कि आपकी बचत में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, साथ में बचत भी बढ़ती है। क्योंकि आय के बढ़ने के फलस्वरूप या आय के बढ़ने के अनुपात रूप में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। आगे चल के उपभोग में धीरे धीरे कमी होने लगती है और बचत में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आय कम है तो बचत में भी कमी होगी। अब जब आपने बचत कम किया, यानी आपके पास बचत नहीं है, तो अगर आपके पास बचत नहीं है तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि निवेश में कमी होगी। निवेश में कमी होगी तो क्या होगा? जब कहीं पे निवेश नहीं होगा तो ऐसे में पूंजी निर्माण में कमी होगी, और पूंजी निर्माण में कमी हो रही है, इसका मतलब फिर से हम लोग जो है आर्थिक पिछड़ेपन की अवस्था में पहुंच गए, यानी कि हम लोग फिर से निर्धनता की स्थिति में पहुंच गए। ये बोला इन्होंने सप्लाई साइड से लेकर के पूर्ति पक्ष से लेकर के। कुछ और बातें देख लेते हैं। वैसे आप जो इधर देख रहे हैं ये पूरी की पूरी व्याख्या है, जो इस सर्किल की व्याख्या मैंने आपसे किया। देख सकते हैं कि अगर कम आय है तो इसके फलस्वरूप कम बचत होगी, कम बचत होने से कम निवेश होगा, कम निवेश होने से पूंजी निर्माण में कमी होगी, पूंजी निर्माण में कमी होने से उत्पादकता में कमी होगी, और उत्पादकता में कमी होने से फिर से जो है कम आय होगी। तो इसी तरह से ये सर्किल जो है लगातार चलता रहता है। और कोई भी व्यक्ति, देश या अर्थव्यवस्था अगर वो गरीब है तो गरीबी की स्थिति में, गरीबी की जंजीरों में जकड़ी रहती है। आगे देखते हैं। अगली इन्होंने जो व्याख्या किया ये माघ पक्ष से लेकर के किया। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि किसी व्यक्ति, अर्थव्यवस्था या देश में अगर मांग कम है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए माघ पक्ष से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक पिछड़ेपन की अवस्था है। आर्थिक पिछड़ेपन की अवस्था में उत्पादकता कम होती है। अब अगर उत्पादकता कम रहेगी तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि कम आय होगी, क्योंकि उत्पादन और आय एक दूसरे से कहीं ना कहीं से तो संबंधित रहते ही हैं। तो अगर कम उत्पादकता है तो आय कम हो रही है, और कम आय से क्या देखने को मिलेगा कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी। जब आपकी आय नहीं रहेगी तो आप वस्तुओं या सेवाओं को खरीद ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का आकार छोटा हो जाएगा। जब लोग खरीदेंगे नहीं तो बाजार सीमित होने लगेंगे। जब सीमित बाजार होने लगेंगे यानी कि क्रय शक्ति में कमी आने लगेगी, तो ऐसे लोग जो कि निवेश करते थे कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश करते थे, यहाँ पे क्या होगा कि निवेश की प्रेरणा में कमी आएगी, यानी लोग निवेश करने में हतोत्साहित होंगे। इसका परिणाम क्या होगा
कि निवेश का स्तर जो है वो निम्न देखने को मिलेगा। जब लोग निवेश नहीं करेंगे तो निवेश का स्तर निम्न होगा। निम्न निवेश के स्तर का परिणाम फिर से क्या होगा? पूंजी निर्माण में कमी होगी। और ऐसे ही पूरा का पूरा सर्कल कम चलता है कि जब पूंजी निर्माण में कमी हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता में भी कमी आएगी। उत्पादकता में कमी आएगी मतलब लोगों के आय में कमी आएगी। आय में कमी आएगी यानी कि उनकी गरीबी बढ़ेगी। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल जैसे चलता रहता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने व्याख्या किया कि निर्धनता के दुष्चक्र का मार्ग पक्ष ये है कि अर्धविकसित राष्ट्रों में पूंजी की मांग सीमित होती है और अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में निवेश को प्रोत्साहित करने में असमर्थ रहती हैं, जिसके कारण गरीबी का दुष्चक्र क्रियाशील रहता है। कम आय है, इसके फलस्वरूप कम मांग होगी या कम क्रय शक्ति होगी। यहाँ से इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी, फिर पूंजी निर्माण में भी कमी होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसके फलस्वरूप इनकम में कमी देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक सर्कल जैसे चलता है अर्थव्यवस्था में। प्रोफेसर नर्क्स ने इनको बताया। कितनी इंटरेस्टेड बात है, आप खुद सोचें। हालांकि एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते। और प्रोफेसर नर्क्स ने इस बात को समझाया। उन्होंने व्याख्या किया कि इकॉनमी दरअसल चलती कैसे है। आप देखेंगे प्रैक्टिकली बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी कि काफ़ी दिन से उनकी स्थिति जैसे कि तैसे बनी हुई है। मैक्सिमम कि वो गरीब थी और आज भी गरीब ही हैं। सवाल ये उठता है कि इस दुष्चक्र को तोड़ा कैसे जाएगा, कैसे इस समस्या से समाधान हम लोगों को मिले। ठीक है, हालांकि उससे पहले देख लीजिए कि निर्धनता के दुष्चक्र के 3 समीकरण भी इन्होंने बताए थे। पहला जो समीकरण था वो ये था कि आय निर्भर करती है निवेश पर, अर्थात कह सकते हैं कि आय निवेश का फलन होती है। आय निवेश का फलन होती है। ठीक है, दूसरा इसमें इक्वेशन समीकरण है विनियोग यानी कि निवेश बचत पे निर्भर करता है, अर्थात विनियोग बचत का फलन है। और तीसरा है बचत आय पर निर्भर करती है, इट मीन्स बचत आय का फलन है। पहला समीकरण क्या आपने देखा, y इज द फंक्शन ऑफ i। दूसरा समीकरण i इज द फंक्शन ऑफ s मतलब सेविंग, i मतलब इन्वेस्टमेंट। और थर्ड है सेविंग मीन्स बचत इज द फंक्शन ऑफ y। ये 3 इक्वेशन भी प्रोफेसर नर्क्स ने बताए थे या समझाए थे। तो इस प्रकार इन 3 समीकरणों के माध्यम से आपने देख लिया कि आय निवेश का फलन होता है, निवेश बचत का फलन होता है और साथ ही साथ बचत आय का फलन होती है। इस प्रकार निर्धनता का जो दुष्चक्र है ये चलता है, लगातार चलता रहता है एक प्रोसेस में। और विकसित यानी कि अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास की दर जो होती है वो लगभग 0 हो जाती है। सारांश में यही पूरा सिद्धांत है जिसकी हम लोगों ने व्याख्या किया। अच्छा, हालांकि इस सारांश को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, यानी कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तो उससे पहले हम लोग सारांश को देख लें, फिर इस समस्या के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो संक्षेप में अगर हम लोग देखें तो वही सारी बातें हैं कि विकसित देशों के आर्थिक वृद्धि के सैद्धांतिक मॉडलों के साथ साथ उनकी अत्यधिक आर्थिक वृद्धि के अनेक अनुभविक अध्ययन किए गए। फिर बताया गया कि निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये विभिन्न तत्वों के वृत्तीय संबंध यानी सर्कुलर प्रोसेस को बताता है, जो कि एक दूसरे से मिल करके इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं कि कोई भी अगर जो है गरीब राष्ट्र है, गरीब देश है, तो वो लगातार जो है गरीबी की स्थिति में बना रहता है। वही सारी बातें हैं, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे जो है इस दिक्कत को दूर किया जाए। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए प्रोफेसर नर्क्स ने बताया कि यहाँ पे जो है
बड़ी मात्रा में निवेश एक साथ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर अर्थव्यवस्था, कोई व्यक्ति, राष्ट्र कोई भी है, और अगर वो गरीबी की स्थिति में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और क्योंकि ये गरीबी की स्थिति एक वृत्तीय पथ में, वृत्तीय आकार में चलती रहती है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये समस्या ख़त्म हो, तो इसके लिए हमको एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या अर्थव्यवस्था हो। एक साथ बड़ी मात्रा में अगर हम निवेश करेंगे तो इससे जितनी समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, और ये स्थिति जो कि गरीबी की स्थिति थी, ये दूर हो जाएगी, और फिर जो है हम लोग अर्थव्यवस्था को या व्यक्ति को विकसित वाली श्रेणी में ला सकते हैं। तो क्या रास्ता निकल के आता है कि इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा? बड़ी मात्रा में करना होगा। तो बड़ी मात्रा में निवेश करने के साथ इस दिक्कत को, इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये रहा प्रोफेसर नर्क्स का सिद्धांत, ठीक है, जो कि गरीबी का दुष्चक्र या गरीबी का कुचक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दो पक्षों में अपने सिद्धांत को इन्होंने समझाया, एक पूर्ति पक्ष को लेकर के, एक मांग पक्ष को लेकर के। दोनों पक्षों को समझाते समय इन्होंने अलग अलग सर्किल का प्रयोग किया और बताया कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी एक में अनबैलेंस्ड है, यानी निर्धनता की स्थिति जो होती है, उसको पहले इन्होंने सप्लाई साइड से दिखाया, फिर डिमांड साइड से दिखाया, और दोनों के आधार पर अपने सिद्धांत की व्याख्या किया। इसकी विशेषताओं को हम लोगों ने देख लिया, और लास्ट में ये भी समझिए कि इस समस्या को ख़त्म करने का जो उपाय है, जो रास्ता है, वो है बड़ी मात्रा में एक साथ निवेश करना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। इंटरेस्टेड टॉपिक है, परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, तो जितना भी पॉसिबल हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।